नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसी समाप्त हुई, नगर निगम नगर परिषद चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो चुके हैं। आपको बता दें कि पूरे झारखंड में 14 जिले ऐसे हैं जहां पे नगर निगम नगर परिषद नगर पंचायत का चुनाव होना है, जिनका कार्यकाल 2020 में ही समाप्त हो चुका है। वहीं कई जिले ऐसे हैं जहां पे पार्षदों का कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा। सरकार इस पे विचार विमर्श कर रही है कि दोनों का चुनाव साथ में कराया जाए, अलग अलग करा जाए। हालांकि जो संकेत आ रहे हैं, बरसात के बाद यानी फेस्टिवल के बाद कभी भी आदर्श आचार संहिता लागू हो सकता है और चुनाव हो सकता है, यानी नवंबर या दिसंबर में चुनाव हो सकता है। हालांकि निर्वाचन आयोग के पास अधिकार है कि वो 6 महीने पहले या 6 महीने बाद चुनाव करा सकता है। तो बहरहाल अभी हम आए हुए हैं धनबाद जिला में चिरकुंडा नगर परिषद क्षेत्र पड़ता है और वार्ड नंबर 3 में आए हुए हैं। और आपको बता दें कि जब से चिरकुंडा नगर परिषद का गठन हुआ तब से योगनाथ गोस्वामी जी और इनकी पत्नी लगातार समाज सेवा कर रहे हैं, लोगों के बीच रहते हैं और लोगों का स्नेह प्यार लगातार इनके ऊपर बरकरार रहता है और हर तरह के डेवलपमेंट करने का काम करते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, शौचालय हो, राशन कार्ड हो, पेंशन हो, सड़क हो, नली हो, गली हो, तालाब हो, पार्क हो, जो भी योजनाएं आए हैं उनको 100% धरातल पे उतारने का काम किए हैं। तो इसके अलावा इन्होंने कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद की है, ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ, आगे की क्या रणनीति है, तो वहाँ बिंदुओं पे बातचीत होगी। इसके अलावा कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब भी करेंगे, मानदेय को लेकर, होल्डिंग टैक्स को लेकर, चुनाव को लेकर और मुख्यमंत्री की कार्यशैली योजना को लेकर। पहले तो योगनाथ जी, आपको वेब समाचार बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा बताइए कि जब से चिरकुंडा नगर परिषद का गठन हुआ है तब से आप काम कर रहे हैं, आप काम किए, 2 टर्म आप रहे, 1 टर्म आपकी पत्नी रही। अगर तीनों टर्म को अगर मिला लिया जाए तो क्या कुछ डेवलपमेंट और विकास का काम हुआ अब तक? ऐसा है कि 2008 से 13 उस समय में नगर परिषद तो था नहीं, नगर पंचायत था पहला स्टेज में। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग के पास में था नहीं। सरकार ने चुनाव जरूर करा दिए थे लेकिन कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग के पास में था नहीं, एक कार्यालय भी नहीं थे। जीरो से शुरू करने पड़ा और हम लोग किसी तरह से 2008 से 13 तक इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने में हम लोग का समय व्यतीत हुआ। इसमें कार्यालय भवन हुआ, टैंकर वगैरह, जो मूलभूत समस्या है उसको, जो अपार्टमेंट्स है, इस सब को लाने का काम किया। 2013 से 18 का जो था ये क्रीम पीरियड था। इस समय में सरकारी, केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का जो भी योजना था, चाहे उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो है पीएच कार्ड, अंत्योदय कार्ड का वितरण हो, बहुत सारी योजना केंद्र सरकार और राज्य सरकार का, ये क्रीम पीरियड में 13 से 18 का बीच में हुआ। हमने अपना वार्ड में केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का जो भी महत्वपूर्ण योजना है, जिसका नाम अभी हम बताए हैं, इसके तहत जैसे PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अभी और उस टर्म्स का मिला करके, हालांकि उस समय मेरा पत्नी थी, 2013 से 18 का बीच में लेडीज सीट होने के कारण मेरा पत्नी थी, मैं उनका सहायक बन करके, अनुभव रहने के कारण हम जो है प्रधानमंत्री मदद किए हैं। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग 50 घर जो है, एक मेरा स्लम क्षेत्र है धानकल बस्ती, उसमें 95% जो है अनुसूचित जाति का और श्रमिक वर्ग का, रोज़ कमाने खाने वाला था, जिसका मिट्टी का और छावनी का घर था। वो सबको लगभग पक्का बनाने का काम किए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का पश्चात स्वच्छ भारत मिशन में जो व्यक्तिगत शौचालय था, व्यक्तिगत शौचालय के तहत 150 शौचालय जो है हमने उन लाभुकों का, जिसका प्रधानमंत्री आवास योजना बना है चाहे नहीं बना है, जिसका शौचालय नहीं है, खेत खलियान खुले जगह पर शौच के लिए जाते थे, उनका यहाँ बनाने का काम किया है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लगभग गिना चुना कुछ व्यक्तियों का जो है पहले का राशन कार्ड था। अंत्योदय योजना जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का द्वारा शुरुआत किया गया था, उसके तहत जो है हमने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत, जिसका भी उस 8 गो क्राइटेरिया में आता था, उसके तहत जो भी आया हमने
लगभग 250 से 300 कार्ड जो है बनाने का काम किए हैं। उसमें 3-4 गो जो है अंत्योदय का भी कार्डधारी है। इसके पश्चात आपका कोरोना काल आया। ये जो 2018 से 23 का काल है, इसमें एक तो सरकार का परिवर्तन हुआ। सरकार ने योजना संबंधित ये को कुछ दिन के लिए रोक करके रखे थे नया सेशन तक, इसलिए वो टर्म्स में जो है 1 साल लगभग 6-8 महीना पार हो गया। 2 साल कोरोना काल गया, जिस समय में कोई ऐसा विकास कार्य नहीं हो पाया। सभी तो कोरोना के चलते किस तरह से अपना जीवन को बचाए इसके प्रति जागरूक थे। कोरोना काल में भी हमने डीसी के द्वारा और कार्यालय के द्वारा मतलब निकाय के द्वारा जो भी व्यवस्था आया, चाहे जो भी निर्देश आदेश आया, उसके तहत हम लोगों ने एक टीम वर्क बना करके काम करने का अपना क्षेत्र में कार्य किए हैं। बाकी अभी चल रहा है। बताइए कि सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ जब से देश आज़ाद हुआ और जब से नगर पंचायत नगर परिषद का गठन हुआ? जो डेवलपमेंट चाहिए था वो डेवलपमेंट किए, और यादगार पल के लिए अगर कहे तो सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ जो आपका नाम या आपकी पत्नी का नाम लोग युगों युगों तक याद करें? कोई ऐसा काम? एक योजना तो बता नहीं सकते हैं, 2-3 योजना है जिसमें विशेष रूप से चिरकुंडा दोनों डैम का बीच में रहने का बावजूद भी चिरकुंडा में पेयजल का किल्लत जो है विगत वर्षों से रहा है। चाहे 1 से 21 वार्ड में किसी भी क्षेत्रों में कम बेसी किल्लत सभी जगह में था। चिरकुंडा शहरी जलापूर्ति योजना बनने का पहले हम लोग का पेयजल स्वच्छता विभाग माइथन से जो है पानी उपलब्ध होता था, लेकिन कोई कोई क्षेत्र ऐसा था जिसमें सिर्फ हवा मिलता था, पानी मिलता ही नहीं था। चिरकुंडा शहरी जलापूर्ति एक महत्वपूर्ण योजना है जिसके तहत जो है पानी पेयजल का उपलब्धि मोटा मोटी हम तो बोलेंगे नहीं 100% हुआ। अभी भी कुछ कुछ क्षेत्रों में जो है थोड़ा दिक्कत है, पाइपलाइन जाम रहने का कारण, पाइपलाइन नहीं बिछने का कारण, लेकिन हम जो है 80% समस्या का निदान हुआ। ये 1 नंबर हो गया। दूसरा, ये प्रधानमंत्री आवास योजना का जो महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी योजना भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी के द्वारा जो दिया गया, ये बहुत ही सफलतापूर्वक मेरा वार्ड में हमने ये किए हैं, धरातल पर लाने का काम किए हैं, जिसके तहत आपका इतना मकान जो है पक्का मकान बना। हमको लग रहा है 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी उसमें आराम से वो लोग रह लेगा। और अपना ये जो सिस्टम था जिसके तहत उसके अकाउंट में पैसा आना था, कोई बिचौलिया नहीं था, वो उसने स्वयं, लाभुक ने स्वयं अपना किस्त का अनुसार पैसा उठाया और अपना मन मुताबिक घर बनाया है। आपको देखने से ही पता चल जाएगा। तीसरी हो गया जो हमने बताया अभी, कोरोना काल में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो चावल मिला 1 रुपया किलो, इसके साथ साथ प्रधानमंत्री के द्वारा जो अभी भी जारी है, इस महीना तक भी जारी है, प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के तहत जो चावल फ्री ऑफ कॉस्ट में 5 किलो एक्स्ट्रा दिया गया, इसके तहत जो खाद्यान्न मिला गरीब परिवार को, कम से कम यहाँ का जनता, झारखंडी जनता ऐसे भी दाल भात नमक से ही संतुष्ट रहते हैं, ज़्यादा सब्जी उब्जी सब का नहीं रहता है। हम लोग तो झारखंड का मूलवासी है, तो कम से कम गरीब और श्रमिक वर्ग का मजदूर जो है और परिवार उनका कम से कम प्रधानमंत्री का ये महत्वपूर्ण योजना के तहत जो अन्न मिला, उससे कोरोना काल में अपना जीवन व्यतीत करने में उसको बहुत बड़ा महत्व यह हुआ। अच्छी बात है कि अगर जनता का प्यार स्नेह लगातार आपके ऊपर बरकरार रहता है तो आगे की क्या रणनीति है? देखिए, जनता जनार्दन है, जनता का प्यार ये सब कुछ है। जनता दुलार भी करेंगे, 2 बात भी सुनाएंगे, आलोचना भी करेंगे, ये राजनीति का अंग है। हमको आलोचना क्यों कर रहा, हम आलोचना होना सही है ना कि अगर जब आलोचना नहीं होगा तो आपके अंदर जो कमी है वो कैसे महसूस हो? 100%। हम राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, 1989 से एक विशेष पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो हमको राजनीतिक अनुभव भी है। और अभी चिरकुंडा नगर परिषद में उम्र का हिसाब से सबसे सीनियर मेंबर हम ही है बोर्ड का, ठीक है। तो अनुभव का हिसाब से हम आपको बता रहे हैं, हम जो भी कार्य किए हैं अपना सरकारी योजना, कार्य मतलब क्या, हमको घर से तो देना नहीं है, जो भी सरकारी योजना चाहे केंद्र सरकार का हो चाहे राज्य सरकार का हो, उसको धरातल में ला करके
और जो लाभुक है उन तक पहुंचाने का काम के लिए ही हमको चुना गया है। और ये योग्य व्यक्ति के तक पहुंचने का रहेगा, तभी जाकर के ये सफल होगा जो हम जीत कर आए हैं। आलोचना करेंगे ही, आलोचक आलोचना नहीं करेंगे तो मेरा कमी को पता नहीं चलेगा। इसीलिए जैसा उजाला का साथ साथ अंधकार भी है, उसी तरह से जनता का प्यार के साथ में जो है आलोचना समालोचना, दो गो कटु शब्द भी सुनने हमको पड़ेगा। इसके लिए कोई दुख का बात नहीं है। हम उसको सुधारने का, किस कारण से कटु शब्द बोल रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, समालोचना कर रहे हैं, इसको सुधार कर सके, इसका प्रति हमको जागरूक रहने पड़ेगा। ये बताइए, कोरोना काल आया, आपने बहुत ही बढ़ चढ़ के लोगों को मदद किया, बेहतर काम किए, तो ये बताइए कि राज्य सरकार ने होल्डिंग टैक्स बढ़ा दिया है, क्या ये सही है या इस पे सरकार को दोबारा से विचार करना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि होल्डिंग टैक्स 15-16 से शायद शुरू हुआ था। उस समय भी जो नियम कानून लगाया था, हम लोगों ने विरोध करने का काम किए थे, तो कुछ सुधार किया उसमें भी जो नियम कानून लगाया था, फिर सुधार करके उसको 2 स्लैब में ले आया। हम इसलिए इतना डिटेल्स बता पा रहे हैं आपको, कारण उसको हम माने पढ़ करके और देखें तो इसमें गलती है, तो हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया उस समय कार्यपालक पदाधिकारी को। तो उसके बाद में देखें, इसको 2 स्लैब में रखा। चिरकुंडा में 3 प्रमुख रास्ता है, सड़क है, नेहरू रोड, पंचित रोड और जीटी रोड। इसके किनारे निवास करने वाला का 1 स्लैब, और दूसरा स्लैब है जो डीबी रोड है, जो इस रोड से मिलता है, उसमें शायद इसमें 1 रुपया 20 पैसा पर स्क्वायर फीट का था रेजिडेंशियल का, और आपका 72 पैसा था डीबी रोड का। लेकिन सरकार एकाएक उस नियम को कानून हटा करके और जो है एक नया सिस्टम ले आया, जिसमें सर्कल रेट जो है ज़मीन का, घर जो बना हुआ है उस ज़मीन का सर्कल रेट क्या है, और उस सर्कल रेट का हिसाब से उस ज़मीन का कीमत कितना आ रहा है, उसका 0.075% जो है आपको होल्डिंग टैक्स देना है। इससे कोई जो पहले का टैक्स था होल्डिंग टैक्स, उससे 2 गुना 3 गुना हो जा रहा है, कमर्शियल में तो 4-5 गुना हो जा रहा है। ये व्यवहारिक दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है। यहाँ नगर परिषद गठन हो गया, निकाय गठन हो गया, लेकिन बहुत सा ऐसा परिवार है जो कि पुराना पूर्वजों लोग का घर बनाया हुआ है, लेकिन आज का दिन में उसका स्थिति बहुत ख़राब है, किसी तरह से अपना इज्जत ढाक रहे हैं, इससे वो नहीं दे पाएंगे। और हम सरकार से इस चैनल का माध्यम से आग्रह करेंगे, जिसको व्यवहारिक दृष्टिकोण से जो है आप बढ़ाइए, इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से बनाइए। कुछ दिन पहले समाचार पत्र से ज्ञात हुआ कि माननीय सरजू राय जी जो है कैबिनेट में जो उठाए थे इसके बारे में, उसमें 4 गो ऑप्शन था होल्डिंग टैक्स बढ़ाने का। उसमें भी जो सबसे न्यूनतम रेट जो है उसी को लागू करना चाहिए था, लेकिन अफसर का जो है दिग्भ्रमित करने के कारण सबसे ऊंचा वाला जो सर्कल रेट का हिसाब से किया गया, ये भी व्यवहारिक दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है। सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। यहाँ का गरीब मजदूर परिवार का बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, 100 वर्ग फीट में आपको नहीं लगेगा, लेकिन बहुतों का, किसी का 100 वर्ग फीट नहीं है, 100 वर्ग फीट से ज़्यादा ही रहता है। तो सुविधा जितना दिया उससे ज़्यादा आपने लेने का काम किया है। विचार करना चाहिए, उस पर सरकार को विचार करना चाहिए और गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह से होल्डिंग टैक्स के बारे में आपने विस्तार पूर्वक से बताया, तो जनता के प्रतिनिधि आप भी हैं, आपका भी उम्र हो चुका है, और जनता के प्रतिनिधि एमपी एमएलए भी है। तो जब भारत का संविधान एक है, तो उन लोगों को हर तरह का सुविधा मिलता है, चाहे वो पेंशन की सुविधा हो, स्वास्थ्य की सुविधा हो, ट्रेवल्स का सुविधा हो, मोबाइल खर्च का हो, रेंट का मामला हो, हर तरह का होता है। और आप पार्षद हैं तो केवल आप लोगों को मानदेय मिलता है, इसके अलावा कोई सुविधा नहीं, और वो भी संतोषजनक। क्या ये सरकार को, केंद्र सरकार को या राज्य सरकार को इस पर विचार नहीं करना चाहिए, या इसके लिए कभी आपने बोर्ड में बैठक की? अगर आपने बोर्ड में बैठक किया तो क्या निष्कर्ष निकला? देखिए, ऐसा है कि 2008 में चुनाव होने के बाद में 1.5 से 2 साल लगभग बाद में सरकार ने, वो भी उस समय में राष्ट्रपति शासन था, राज्यपाल के द्वारा हम लोग यहाँ से लिखित दिए थे। चिरकुंडा निकाय इसके लिए बहुत ही आगे बढ़ कर के इसको ये किए थे, क्योंकि हम लोग सब बेरोजगार है और समाज सेवा राजनीति में आने का मतलब है जो
हम अपना घर परिवार को छोड़ करके, काम धंधा को छोड़ करके तभी हम समय दे पाएंगे। तो मेरा कम से कम न्यूनतम एक वृत्ति मिलना चाहिए ताकि हमारा परिवार भी भरण पोषण कर सके हम अपना। तो इसके तहत हम लिख करके जो है हम लोग देने का बाद में लगभग 2009 का लास्ट में, ऐसे 1.5-2 साल के बाद में जो है मानदेय का देने का प्रावधान शुरू किया, जिसके तहत नगर परिषद पंचायत को पार्षदों को 5,000 रुपया, नगर परिषद का पार्षदों को 6,000 रुपया। पहले तो हम लोग को 5,000 मिलता था, अभी 6,000 मिल रहा। ये भी सैलरी नहीं है, ये ऑनरी है। देखिए, भ्रष्टाचार शुरू होता है यहीं से। आज का दिन में MP MLA हमारा वरीय है, वो हमारा सीनियर है, गार्जियन है, लेकिन ग्रास रूट का नगर परिषद और ग्राम पंचायत बनने का बाद में अभी जनता को एक एक चीज़ के लिए जो है हमारे पास में आते हैं। ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, किसी तरह का कोई कार्य के लिए उन लोग का बोझ बहुत हल्का हो गया आज का दिन में। हमने राजनीति क्षेत्र में जुड़े हुए हैं 25 साल से, इसीलिए हमको अनुभव है जो बहुत सा कार्य आज का दिन में 75% कार्य, हम तो बोलेंगे उससे ज़्यादा है, उसका जो है ग्राउंड लेवल पे जनप्रतिनिधि से उसका काम निपट जा रहा है। लेकिन सरकार के द्वारा हमारे साथ में ये व्यवहार नहीं किया, ठीक व्यवहार नहीं कर रहे हैं। मानदेय जो है एक सम्मानजनक, आज का दिन में 5,000-6,000 रुपये में क्या होता है ये सरकार को सोचना चाहिए। भ्रष्टाचार का जो है रास्ता खोलने पर मजबूर नहीं करें, कम से कम इसके तहत एक सम्मानजनक राशि दे, सुख सुविधा दे। हम लोग को ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, कम से कम अपना क्षेत्र भ्रमण करने के लिए। ये भी जो मानदेय दिया रहा था, ये जिला मुख्यालय, प्रखंड मुख्यालय, अपना क्षेत्र में घूमने के लिए, ना कि हमारा परिवार का ये के लिए। 5,000-6,000 रुपये जो देते हैं, इसका ये कर दिए थे। तो कम से कम जो मूलभूत ये है, हम लोग को तो क्षेत्र लंबा चौड़ा है नहीं, कम से कम अपना साधन के साथ में घूमने के लिए सबका व्यवस्था होना चाहिए, और अपना परिवार का भरण पोषण के लिए कम से कम इसको बढ़ाना चाहिए और सम्मानजनक राशि देना चाहिए, नहीं तो भ्रष्टाचार का द्वार खुलते जाएगा। यही मेरा आग्रह है, अनुरोध है सरकार से। कि चूँकि आप यहाँ के मूल निवासी हैं और आपके पास राजनीतिक भी अनुभव है, तो ये बताइए कि जब से झारखंड राज्य का गठन हुआ तब से कई मुख्यमंत्री आए और गए। अगर व्यक्तिगत रूप से पूछे आपसे, काम के मामले में, विकास के मामले में, तो बेहतर मुख्यमंत्री कौन? देखिए, बेहतर का परिभाषा में देखेंगे तो मुंडा जी का समय में भी बहुत सा कार्य हुआ था। हाँ, अर्जुन मुंडा जी का समय में। अब रघुवर दास जी पराजित हुए हैं, सरकार उनका चला गया, लेकिन उनका समय में भी केंद्र और राज्य सरकार का बहुत सा महत्वपूर्ण योजना, हाँ, डबल इंजन सरकार रहने का कारण उनका समय में भी हुआ। बाबूलाल जी भी थोड़ा दिन ही रहे हैं, तो उस समय नया नया शुरुआत भी हुआ था अलग होने के बाद में बिहार से। तो स्थिर सरकार ये दोनों को मिला था, अर्जुन मुंडा जी को और रघुवर दास जी को। तो मोटा मोटी दोनों का कार्यकाल जो है, अर्जुन मुंडा जी का, दोनों का कार्यकाल जो है मेरा हिसाब से। बताइए कि चूँकि आप लोग का कार्यकाल 2023 में समाप्त हो रहा है, तो क्या ये सरकार के द्वारा जो निर्वाचन आयोग है चाह रहे हैं कि तीनों का चुनाव जो है साथ में करा लिया जाए, ये सही है कि आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर चुनाव आयुक्त के पास में है ऐसा प्रावधान, हम लोग का टर्म्स पूरा हो रहा, पिछला टर्म्स में हम लोग का चुनाव हुआ था शायद 17 अप्रैल को, मैंने अप्रैल का 15 के बाद में ही हुआ था। तो टर्म्स तो हम लोग का पूरा हो रहा है अप्रैल महीना में। लेकिन धनबाद जो है नगर निगम का चुनाव हम लोग का साथ में नहीं हुआ था, कुछ कुछ निकाय का चुनाव हम लोग का 1-1.5 साल बाद हुआ था। तो धनबाद नगर निगम का नहीं हुआ है। अब सरकार खर्चा बचाने के लिए, चुनाव आयुक्त खर्चा बचाने के लिए यदि दोनों को साथ में कराते हैं और ऐसा प्रावधान है, तो हम तो इसका आलोचना नहीं कर पाएंगे। लेकिन समय जो कोरोना काल, समय जो है कोरोना काल में हम लोग का, कोरोना काल में जो है हम लोग का 2 साल 2.5 साल बीत गया है।
तो सही टाइम पर अगर चुनाव होता अप्रैल महीना में तो अच्छा होता, कारण कुछ काम जो पेंडिंग है अभी समय मिल जाता, योजना निकल जाता और धरातल में आ जाता। यानी एक साल में तो, एक साल से तो जो है ये आपका जो सिविल वर्क है रोड नाला वगैरह का, चुनाव आने के बाद में तो ये सब बंद हो जाएगा, तो कम से कम ये हो जाता। इसीलिए चुनाव मेरा दृष्टिकोण से अप्रैल महीना में सही टाइम पर होने से ही अच्छा होता। कि आप पॉलिटिक्स से भी जुड़े हुए हैं और जिस तरह से मैंडेट का चोरी हो रहा है, मतलब जितने भी प्रतिनिधि हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं, वोट करते हैं कि भाई ये हमारे प्रतिनिधि हैं, मैं इनको जिताऊंगा, और वो जाके पलटी मार देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र के लिए खतरा है और मैंडेट की चोरी हो रही है। क्या ये सही है या इस पर नया सख्त कानून बनना चाहिए? एकदम ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आज का दिन के लिए। कारण देखिए, हम लोग तो नॉन पॉलिटिकल चुनाव लड़ते हैं। झारखंड का जो चुनावी सिस्टम है, एक बार तो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का चुनाव पॉलिटिकली किए हैं, लेकिन पार्षद हम लोग जो चुनते हैं तो नॉन पॉलिटिकल अपना सिंबल पर चुनते हैं। लेकिन अदर स्टेट में और इस स्टेट के साथ साथ दूसरा पूरा भारतवर्ष में जो आपका विधानसभा लोकसभा का जो चुनाव होता है उसमें तो पार्टीगत दलगत चुनाव है, और ऐसे में विधायक खरीद फरोख्त हो रहा है। आज इसका से उसमें जा रहा, उसमें से इसमें आ रहा, माना आइडियोलॉजी का, जो पार्टी का एक आइडियोलॉजी रहता है जिसके आधार पर पार्टी चलता है, इसका धज्जी उड़ गया आज का दिन में सभी का ही। कम से कम आइडियोलॉजी को ले करके तुमने जीत करके आया जनता के आशीर्वाद से, तो उस आइडियोलॉजी को बरकरार रख करके कम से कम 5 साल यह करो। 5 साल पार हो जाने के बाद में तुम दूसरा पार्टी में चला जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बीच में जो है जोड़ तोड़ करके सरकार बनाने का ये जो है ये घातक है। संवैधानिक दृष्टिकोण से आने वाला भविष्य के लिए ये बहुत घातक सिद्ध होगा, और ये दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा, इसका हम विरोध करते हैं। हम व्यक्तिगत स्तर पर जो है इसका विरोध करते हैं। जो है अभी का परिदृश्य में जहाँ बहुत एडवांस हो गया है, उस परिदृश्य में जो है इसका विरोध होना चाहिए, और एक स्टेबल गवर्नमेंट 5 साल के लिए रहना चाहिए जो कि जवाबदेही बन सके। तो आपने सुना कि जिस तरह से वार्ड पार्षद हैं योगनाथ गोस्वामी जी, इन्होंने क्या कुछ कहा, और बहुत ही महत्वपूर्ण बात इन्होंने कहा है। लोकतंत्र में जिस तरह से मैंडेट की चोरी हो रही है, इसको लेकर भी इन्होंने कहा। मुख्यमंत्री की कार्यशैली योजना को लेकर भी कहा, अपने कार्यशैली योजना को लेकर भी कहा, आगे की क्या रणनीति है, उन मुद्दों को भी इन्होंने अपने स्तर से बेबाक रूप से रखने का काम किया है। तो अब चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट विकास का काम किया गया है और आगे क्या रणनीति है। तमाम बिंदुओं पे उनसे भी बातचीत होगी। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।